आगे वाले डेफिनेशंस पे आ जाओ। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट क्या होता है, डेफिशिएंसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, एक एक करके पढ़ते चले जाओ। करो आगे से स्टार्ट करो। नहीं, करो कंटिन्यू। ठीक है, चलो आगे। सिंपल वो बता रहा है कंज्यूमर राइट क्या होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है, डिफेक्ट क्या होगा, डेफिशिएंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोडक्ट। बस जैसे ये रीड करने हैं बस एक बार आपको। चलो चलो पढ़ो। ठीक है, अब आ जाओ, ये सारी डेफिनेशन है आपको पढ़नी है। मैन्युफैक्चर कौन होगा, प्रोडक्ट कौन, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें बस डेफिनेशन है। जस्ट रीड आउट करके जानी है आपको कि होता क्या है। मेन जो इम्पोर्टेंट आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो इसके आगे है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 6 हमारे राइट्स बताए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कौन से हैं पढ़ो, पीछे से मनीष पढ़ेगा। 218, 218। राइट टू बी प्रोटेक्टेड मतलब जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है, उससे आपको कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी को या कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी को, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ये आपका राइट है एज ए कंज्यूमर कि जो आप प्रोडक्ट लो वो सेफ्टी प्रोवाइड करे, सेफ हो प्रोडक्ट, कुछ भी आप ले, ना वो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करे, ना आपकी प्रॉपर्टी को, ना जो भी। ठीक है, नेक्स्ट। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का क्या मतलब हुआ, जो भी उसकी कंटेंट है, क्वालिटी है, प्राइस है, वो आपका राइट है जानना, पता होना चाहिए एग्जैक्ट। नेक्स्ट। अब जो हमने वैरायटी की बात करी थी ना, राइट टू चूज जब भी एप्लीकेबल होगा जब वैरायटी हो। ठीक है, और ये कंज्यूमर का राइट है कि वो चूज करे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप चीजें खरीदने जाते हैं, उसे लोग कहते हैं ले लो ले लो ले लो, बहुत सही है बहुत सही है सही। ये कंज्यूमर का राइट है कि वो चाहे तो ले, ना चाहे तो ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप इसको। नेक्स्ट। बेसिकली जो भी अगर आपको दिक्कत हुई है प्रोडक्ट से, सर्विस से, किसी भी चीज़ से, तो आपकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। राइट टू, सिंपल। जो भी आपके लिए फोरम बनाए गए हैं, कोर्ट बनाए गए हैं, उसमें आपकी बात सुनी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। रिड्रेसल माने क्या होता है, कंपनसेशन, उनकी बात सुनी जानी चाहिए उसकी। राइट टू बी हेयर्ड में आ गया। दूसरी होती है कि वो कंप्लेंट कहाँ कर सके, उस है। रिड्रेसल अगर मैं बोलूँ, अगर इसका पूरा रेमेडीज के तौर पे कि क्लेम करना, कुछ कंपनसेशन आप कहाँ पे क्लेम कर पाओगे। राइट टू बी रिड्रेसल, आपकी कंप्लेंट सुनी जानी चाहिए, जहाँ से आपको रिलीफ मिले, जहाँ से आपको कंपनसेशन मिलता है।
एज सिंपल एज। वो आपका ये राइट है क्लेम लेना, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी आपके साथ दिक्कत हुई है कुछ ना कुछ क्लेम मिलना चाहिए। नेक्स्ट, अब कंज्यूमर एजुकेशन पे वो ये कहता है हर एक कंपनी का राइट है कि उसको वो अवेयर करवाए प्रोडक्ट के बारे में, वो प्रोडक्ट करता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यूज़ क्या है। जैसे सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है आपके मेडिकेशन, मेडिसन में आपको लिखना पड़ेगा यूजेज क्या है। आप देख लो मेडिसिन की जो भी आप टैबलेट देखो पीछे यूज़ लिखा आता है, और इवन ये भी लिखा आता है कितनी डोज लेनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डू और डोंट दोनों लिखे होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? ये 6 के 6 मार्क कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, पर क्या करेंगे ये लिख लिया। अच्छा, ये राइट्स क्यों लाए गए होंगे? ये जो राइट्स लाए, हम बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके अंदर ये राइट्स आए हैं, क्यों लाए? इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स अगर मैं पूछूं, ठीक है, ठीक है, अवेयरनेस के लिए, ठीक है। हम्म, हम्म, और क्यों लाया गया? सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और किस लिए लाया गया? बताओ कि इन केस अगर कोई डिफेक्ट निकलता है या आपको हार्म पहुंचता है तो आपको ये बताओ कि आपको कंप्लेंट कहाँ करनी है, कंपनसेशन देगा कौन? देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ या किसी की भी, अवेयरनेस की, हमें चीज़ें नहीं पता। जैसे एलएलपी एक्ट है, अभी भी उसकी लिमिटेशन में ये लिखा आता है रिकॉग्नाइज नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको कुछ चीज़ों का पता ही नहीं है जबकि वो आप कॉमनली यूज़ करते होंगे, नहीं पता होता क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। यूज़ करना है, यूज़ कर लिया, हो गया। जैसे अगर मैं बात करूँ ये बिजनेस, ये आपको क्यों पढ़ना चाहिए वैसे, जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, वाई? ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें लॉ में चल रही हैं। इन केस आप कभी जाओ, देखो वो चीज़ सिनेरियो अलग होगा, इन केस आप कभी जाओ तो आपको पता हो क्या करना है, कैसे करने के लिए एडवाइज़र बैठे हैं, लीगल एडवाइज़र। पर लीगल एडवाइज़र के पास भी तो आप जब ही जाओगे ना जब आपको पता होगा कि इन चीज़ों के लिए लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है या अवेलेबल है। जब आपको पता ही नहीं है तो डेफिनेटली आप कहोगे यार चलो छोड़ देते हैं। यही होता है मोस्टली, जब चीज़ें पता ही नहीं होती आपको, छोड़ देते हैं। तो अवेयर करवाने के लिए जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, प्रोडक्ट सेफ्टी, ग्रीवेंस रिड्रेसल, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, एनकरेजिंग अकाउंटेबिलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो सेलर है, बेच रहा है, उसकी कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी। वो ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, उसे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ फॉल्ट आ रहे हैं तो उसे पता। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्पीकिंग ऑफ, फाइलिंग कंप्लेंट्स, एथिकल बिहेवियर, क्वालिटी कॉन्शियसनेस, क्वालिटी के लिए भी। पहले क्या करते थे, लोगों को पता नहीं होता था, चलो यार प्रोडक्ट उठा लेते हैं कोई। अब लोग बहुत अवेयर है, वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, किन चीज़ों से बनाए ये चीज़, तभी लेते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, ये चीज़। अब आते हैं इसमें, अब आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहले तो सिंपल है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट आता है जो आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनी है, 3 बनी है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, हर एक का एम है अपना अपना, सिंपल सी बात है। सेंट्रल वाली क्या करेगी, सेंट्रल पॉलिसी बनाएगी, चीज़ें बनाएगी, वो स्टेट फॉलो करेगी, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट फॉलो करेगी। ठीक है, तो हमें जस्ट ये रीड करना है, पर ये मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है।
क्योंकि इसमें से अगर लॉन्ग क्वेश्चन उठता है या तो राइट्स का उठेगा या ये आपका ये प्रोटेक्शन काउंसिल, क्योंकि इसी में ही है चीज़ें लिखने का। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एक एक करके, पढ़ना शुरू करो। शुभ शुभ। हम्म। देखो सेंट्रल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिनिस्टर इंचार्ज होगा। ऑफ कोर्स सेंट्रल की बात हो रही है तो मिनिस्टर उसमें आएगा ही, और वो भी किसी एक डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। उसके बाद ऑफिसर्स होंगे अलग अलग उसके, जो कि लीगल एडवाइस दे सकते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, अलग अलग वो सारे ऑफिसर्स होंगे। हाँ, सारे सारे अफसर होंगे इसमें। बेसिकली जो आपके काउंसिल में बताया जाएगा वो यही बताया जाएगा कि मेंबर कौन कौन है। ठीक है, और उनकी मीटिंग कब कब होती है। जैसे इसमें मीटिंग का कुछ नहीं दे रखा है इसमें कि कितनी बार मीटिंग होनी चाहिए। अब बट अगर आप देखो, और अगर आपको कुछ ना सूझे ना, एक चीज याद रखना, सब काउंसिल का एम है प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, ऑफर करना, इजी एक्सेस प्रोवाइड करना। ये आप सब में लिख सकते हैं। जैसे आप इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो डायरेक्ट सेक्शन 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यही एम है। आपको बस ये याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से कुछ भी आ जाए ना, तो काउंसिल का आपको 3 काउंसिल पद याद ही हो गई है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल है तो डेफिनेटली मिनिस्टर आएगा उसमें इंचार्ज, और बाकी ऑफिसर होंगे, मीटिंग होगी ही होगी। उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम स्टेट की उसमें जाए, स्टेट में सीधा ये पढ़ो, स्टेब्लिश होगा, स्टेट काउंसिल होगी, कंपोजिशन पढ़ो। जो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बिठा रखा है, वो बंदा अब यहाँ पे चेयरमैन, जो स्टेट लेवल पे। पहले मिनिस्ट्री पे हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, फिर नीचे कंज्यूमर अफेयर्स भी स्टेट में कोई संभाल रहा होगा। हर एक स्टेट का कंज्यूमर अफेयर्स अलग हो ना, उसको कोई हैंडल कर रहा होगा, अब वो इंचार्ज। सेंट्रल पे कौन था, मिनिस्टर हो गया। फिर स्टेट पे वो स्टेट का बंदा हो गया जो इंचार्ज कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो, लास्ट लाइन पढ़ो, मैं पढ़ देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो नॉमिनेट अ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स टू द स्टेट काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हायर कौन है, सेंट्रल, देन स्टेट। अब एक चीज देखो, इन्होंने एक चीज दे रखी है, मीटिंग कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए एनुअल, कंपलसरी। ऊपर नहीं था स्टेट में, हमें सेंट्रल में कहीं नहीं मिला। स्टेट में है कि कम से कम आपको 2 मीटिंग करनी है सारे मेंबर्स के साथ, चेयरपर्सन के साथ। हो भी सकता है सेंट्रल के साथ भी करनी जाके। ठीक है, प्रोसीजर वही है आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आओ डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट पढ़ो। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कौन बनाएगा, सेंट्रल क्या बनाएंगे, स्टेट की। स्टेट की कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट। पॉइंट्स पढ़ो सीधा, फर्स्ट पॉइंट्स। अब यहाँ पे कौन आ गया, कलेक्टर। ठीक है,
हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना कलेक्टर होता है, पता है ये चीज़? ठीक है, अब वो रिस्पॉन्सिबल है। स्टेट में कौन रिस्पॉन्सिबल था? जो स्टेट ने मिनिस्टर बनाया है पूरी स्टेट को देखने के लिए। सेंट्रल में कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो कैबिनेट ने बनाया है। मीटिंग कितनी होगी इसकी भी? एनुअली 2 बार होगी। तो एक चीज़ याद रखना, ऊपर की मीटिंग और सेंट्रल का हमें नहीं पता कितनी बार उसने बोला हुआ है, उसमें कोई मेंशन नहीं है। स्टेट की 2 बार मीटिंग होनी है साल में, डिस्ट्रिक्ट की 2 बार होनी है। ठीक है, पहले में इंचार्ज मिनिस्टर है, दूसरी में है जो स्टेट में कंज्यूमर अफेयर संभाल रहा है, तीसरी में कलेक्टर है आपका। क्लियर हो गया? ये आपको लिखना है अगर सीधा काउंसिल पूछी जाती है तो। क्या? सबसे पहले तो डायग्राम बना देना। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। फिर हर एक में कौन कौन चेयरपर्सन होता है। ऑब्जेक्टिव सबके सेम है। ठीक है, मीटिंग किसमें 2 2 बार हो रही है। क्लियर है? वो तुम्हारे ऊपर श्रद्धा है, उस श्रद्धा को मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हम इसमें आते हैं आपके सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए। सीसीपीए क्या करता है? पढ़ो। देखो, एम लास्ट में एक, सबका एक एम एक ही है। वो बना दी गई हैं अथॉरिटियाँ अलग अलग डिवाइड करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर बहुत सारे हैं बेसिकली। चलो मनीष आप पढ़ो, पढ़ लोगे? मानसी पढ़ेगी, मानसी आप थोड़ा स्पीड अप और लाउड। क्या? सीधा आओ, मेन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। देखो, इसमें आपको दो चीज़ें ये पता होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी कौन है। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, कंपोजिशन क्या क्या है, और लोकेशन। ठीक है, आप नीचे आओगे तो इसको आप, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद सेकंड उस पर आती है, पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ये पढ़ो, पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सीसीपीए। आप पढ़ो, आप पढ़ो।
क्लियर हो रहा है? सिंपल है, एक ही सेंटेंस को अलग अलग वे में बोल। प्रोटेक्शन में उसने सेफ गार्ड भी डाल दिया, फिर उसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट भी डाल दिया, फिर उसमें डिफेक्ट्स के अगेंस्ट भी डाल दिया, सारी चीज़ें। आगे बढ़ो। ये हो गए उसके सारे फंक्शंस, क्या क्या वो करेगा, पावर क्या क्या है। अच्छा, अगर आप सीसीपीए होते आपके पास क्या क्या पावर होती? ठीक है, और आपके पास क्या क्या पावर होती है अगर आप सीसीपीए होते? ये बताओ, आप क्या क्या कर सकते हो? अभी तो पढ़ा है, थ्योरी है। जल्दी बताओ गाइस, चारों से पूछ रहा हूँ, क्या क्या पावर होती है आपके पास? बताओ जल्दी, क्या क्या पावर होती है आपके पास? आप कंप्लेंट कर सकते, गाइडलाइंस बना सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, जैसे इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनिशिएट और कमीशन इंक्वायरी, लॉन्च कंप्लेंट्स, इंटरव्यू इन प्रोसीडिंग, रिव्यू मैटर रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट्स, रिकमेंड रेमेडियल मेजर्स। ठीक है, इसमें जो अब आपके क्वेश्चन आएंगे ना, एक तो आपका वो बन गया कंज्यूमर राइट वाला, आपकी काउंसिल का बन गया क्वेश्चन। दूसरा आ गया ये सीसीपीए, सेंटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका, वो आता है ये नेक्स्ट, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। देखो, इसमें भी सारी चीजें सेम होंगी, एक चीज बस, ठीक है। हाँ, इसमें भी वही होगा, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आपका स्टेट लेवल पे, और नेक्स्ट नेशनल लेवल। इसमें भी आपको वही बताना है कि स्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ है, कंपोजिशन क्या क्या है, इनकी पावर क्या क्या होंगी। तो जैसे आपने काउंसलिंग का पढ़ा था, सेम उसका पढ़ना है। ठीक है, कोई अलग इसमें चीज़ नहीं है। इसमें एक लास्ट में आपको एक चीज़ मिलेगी, विद इन द कितने डेज में आप कर सकते हो। एक का पढ़ लेते हैं, बाकी दो का आप रीड आउट मार देना। डिस्ट्रिक्ट का पढ़ो, आप पढ़ो आगे आगे। 227 सेक्शन 28 स्टेब्लिशमेंट, माधवी आप पढ़ो। ये सेक्शन 28 से पढ़ो। क्लियर हो रहा है? सिंपल है, कंपोजिशन बता रहा है कितने मेंबर चाहिए, क्या चाहिए होता है, और किसने स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन आ गई। क्वालिफिकेशन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जो जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की क्या होगी और मेंबर्स की क्या होगी। देन वैकेंसी, ऑफिसर्स, ये पढ़ो जुडिक्शन। क्लियर हो रहा है?
तो एक तो आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए कौन कौन है, उसके बाद डायरेक्ट आप जुडिक्शन लिख सकते हो। अब उसकी क्या एजुकेशन होती है उससे मतलब नहीं है, सीधा जुडिक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जुडिक्शन का। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बस इसमें मेन आपका रहेगा कंपोजिशन, किसने इस्टेब्लिश करी। जुडिक्शन इसके अंडर में क्या क्या आता है बाकी एक बार आप जस्ट रीड कर जाओ कि मैनर कौन, जैसे इसमें बोल रखे हैं मैनर इन विच कंप्लेंट के शैल बी मेड। सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हो, जाके कर सकते हो। ठीक है, प्रोसीड। इसके बाद आता है लास्ट, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये जरूर लिखना है आपको। तो इसमें तीन चीजें आपकी आएगी, एक तो कंपोजिशन, जुडिक्शन और अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कब कर सकते हो? विद इन द 45 days। अगर आपको मैंने कोई आज ऑर्डर दिया डिस्ट्रिक्ट में, तो विद इन द नेक्स्ट 45 days आपको स्टेट कमीशन में आपके पास राइट है कि आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, सेम चीज़ें आपकी स्टेट की चलेंगी। स्टेट में टाइम पढ़ो, कितने टाइम बाद वो रजिस्टर कर सकते हैं। देखो 30 days लिखा हुआ है स्टेट का। विद इन द 30 days अगर आप जो स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो, तो नेशनल कमीशन के पास विद इन द 30 days में आप अप्लाई कर सकते हो। नेशनल कमीशन से अगर आप खुश नहीं हो, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप विद इन द 45 days सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि नेशनल के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ही बचेगा। ठीक है, पहले 45 days हो गया, डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट नहीं समझ में आया, आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। स्टेट का नहीं समझ में आया तो 30 दिन के अंदर अंदर आप वहाँ पे जा सकते हो नेशनल में। नेशनल का नहीं समझ में आया तो 45 days के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्या हम क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहा है? हाँ, सॉर्ट ऑफ नेशनल कमीशन, उसके बाद आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्लियर हो गया? तो इसमें क्वेश्चन आपने लिख लिए सारे, कौन से हैं। इसमें रिड्रेसल वाले में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पे बनता है, एक स्टेट पे बनता है, एक नेशनल में बनता है। उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके जुडिक्शन में क्या आता है, स्टेट की कंपोजिशन क्या है, उसके जुडिक्शन में क्या आता है, और आपकी नेशनल की जुडिक्शन क्या है और कंपोजिशन क्या है, और कितने दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने आंसर में ये चीज़ें भी मेंशन कर रखी है, मोर देन इनफ। क्योंकि सबका कैसे फाइल अप्लाई कर सकते हो तो सबका सेम है, कोई चेंज नहीं। क्या हम क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या चीज़ें। गाइज ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, ये मार्क करते चलो, सच्ची बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पेपर यहीं से आएगा, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि इंपॉर्टेंट ही यही है। और जो बाकी हम जो पॉइंट बोल रहे हैं कि फाइल कैसे अप्लाइड होगी वो आएगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मान लो किसी ने फाइल लिख दिया पर उसने जुडिक्शन नहीं लिखा है, उसने ये नहीं लिखा है कि 45 days के लिए अप्लाई करना है, तो फायदा क्या? क्लियर हो रहा है? चलो। वही। अब नेक्स्ट आ जाओ पेनल्टी। पेनल्टी में भी खत्म ही नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? कोई डाउट है? बताओ बताओ। पहले एक बार ये खत्म कर ले, फिर एक साथ डाउट पूछना है, लिख लेना। लिख लो। क्या हो गया इनको? ऐसा क्या पढ़ा दिया? पेनल्टी पढ़ो, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस।
क्या पेनल्टी हो सकती है? पनिशमेंट से पढ़ो। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। पढ़ो पढ़ो। क्लियर है? अगर आपने कहना नहीं। नेक्स्ट पढ़ो, मीडिएटेशन सेल। पेनल्टी है ये, पेनल्टी है, पेनल्टी वो केस है। ये आप कंज्यूमर हो, ठीक है, कंज्यूमर ने कहा कि 1 करोड़ का कि ये केस है, ठीक है, चीज़ें सब कुछ होती है, वो तो केस होगा ही होगा, जीत गए तो 1 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा। सामने वाली कंपनी ने बात नहीं मानी तो उस पर और पेनल्टी और लगेगी। वो ये कहना चाह रहा है, आपने, मैं कंपनी हूँ, आपने केस किया कि सर आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, क्वालिटी ख़राब है, 1 करोड़ का मुझे कंपनसेशन चाहिए, क्लेम कर रहा हूँ। कोर्ट कहता है ठीक है, जीत गया, 1 करोड़ का क्लेम। अगर मैंने वो नहीं माना तो वो पेनल्टी लगेगी, 1 करोड़ तो देने ही देने, तो केस जीत गया ना, पेनल्टी अलग से लगेगी, पेनल्टी अलग से लगेगी। वो ये कहने चाह रहे हैं। नॉन कंप्लायंस का क्या मतलब होता है? लिखा तो है कि अगर आप उनका ऑर्डर नहीं मानते हो तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो। टॉपिक टॉपिक मीडिएटेशन, मीडिएटेशन सेल। देखो उसने ये कहा है कि ठीक है, डिस्प्यूट हो गए, चीज़ें हो गई, आपके कोर्ट बन गए, एक मीडिएटर भी होना चाहिए बीच में, ठीक है, जो पहले ही बात सॉल्व करो। हो सकता है कोर्ट तक भी जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़े, कोर्ट में जा भी रहे हो तो, क्योंकि आगे जाके लिखा होता है कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल मीडिएटर भी अपॉइंट करते हैं कि वो कर लो भैया जो आपको करना है, अगर उससे होता है ठीक है, नहीं तो कोर्ट ऑर्डर देगी, काम खत्म है। पढ़ो। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पढ़ो, जो ये है ना, मीडिएटेशन, हाँ, एमिकेबल। ठीक है, सिंपल वो बता रहे हैं कि मीडिएटर किस लिए चाहिए, क्या क्या होता है, कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, क्या क्या चीज़ें वो करता है, ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद हाँ, क्यों करते हैं, वो तो मीडिएटर क्या है, नेगोशिएशन के लिए ही करेंगे, और मेन द रीज़न ये है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, ये जस्ट रीड करने वाला टॉपिक है, मीडिएटर है कौन। देखो तुम्हारी किस्मत खराब रही तो ये वाले टॉपिक आएंगे कि मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर का काम क्या है,
नहीं तो पहले वो जो थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लायबिलिटी। इसमें सीधा ये पढ़ो, इट आउटलाइन द सिनेरियो अंडर विच प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैन बी हेल्ड लाइबल। किस किस केस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर लाइबल हो सकता है, ठीक है। पॉइंट पढ़ते जाओ, सिंपल, ठीक है। कोई आपने मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, जैसे मनीष बोतल से पी रहे हैं, इसी में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो वो इसके लिए लाइबल है, जो मैन्युफैक्चर है इसका वो लाइबल है। उसे अगर कोई दिक्कत होती है कंज्यूमर को इस डिफेक्ट की वजह से, तो उसे पे आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लेम होता है, हाँ, ठीक कर सकता है, कर सकता है। गलती किसकी मानी जाएगी, अगर उसने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन होता है बोतल पे, अगर आप पढ़ो जब भी बॉक्स के साथ आए कि उसमें ये चीज़ें डली हुई हैं, ठीक है। और वो अलग बात है, एक इंडियन हमेशा धोकर ही वो करता है चीज़ें, ठीक है। इंडियन हो या बाहर का मेरे को आइडिया नहीं है, बट इंडियन कोई भी चीज़ है, धुली हुई चीज़ को भी दोबारा धोएगा, ये हमारे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है और अगर उसने नहीं दिया है वार्निंग, तो वो गलत है। वार्निंग दे रखी है, आपने नहीं पढ़ा, तो आप गलत, ठीक है। ये सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट में हम पढ़ेंगे जब आएगा। चलो आगे बढ़ो। प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कुछ गलती है तो वो लाइबल है, छोड़ो मत भाई मैन्युफैक्चरिंग। चलो आगे। जो आपने स्पेसिफिकेशन बताई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करनी चाहिए, उससे अगर आप हट गए हो, डाइवर्ट हो गए हो, तो आप तब भी लाइबल हो। नेक्स्ट, ठीक है। जो वारंटी आपने दी है वो आपको पूरी करनी है, कि 1 साल की कोई भी टूट फूट होती है मैं देखूंगी, मैं देखूंगा। अगर नहीं देखते हैं तो आप लाइबल, मैन्युफैक्चर लाइबल, ये हमने पढ़ ही लिया है। इन एडुकेट आपके इंस्ट्रक्शन और वार्निंग होगी, और वो प्रोडक्ट अच्छा एक चीज़ याद रखना, ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, आपने फिर भी नहीं लिखा, तो आप गए, तो आप पे फाइन हो। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है या फूड आइटम है, तो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, भैया इसमें ये चीज़ें हैं, अपने हिसाब से खाओ, ठीक है। कोई तुम्हें बोल नहीं रहा है, जैसे टबैको पे लिखा हुआ है कि स्मोकिंग किल्स, अब वो आपकी जिम्मेदारी है, पीना पियो, वो आप गलती कर रहे हो, कंपनी बेच रही है, उसका बेचने का काम है, उसने वार्निंग दे दी है, चॉइस इज योर्स। जहाँ पे भी कंजप्शन की बात आएगी, जहाँ पे भी हेल्थ की बात आएगी, आपको वार्निंग देनी पड़ेगी हर हाल में, समझ रहे हो। बैग है, जैसे बैग में क्या वार्निंग दोगे, बैग में वार्निंग हो ही नहीं सकती। इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि ऐसे ऐसे यूज़ करो, अदरवाइज फट जाएगा, वार्निंग नहीं हो सकती इसमें। बाकी चीज़ों में वार्निंग होती है जो भी सीधा उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करे, 110%। आप कुछ भी उठा लो, हमेशा वार्निंग आपको वही मिलेगी जो सीधा वो कंज्यूम करा जाए या कंज्यूमर की हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। बैग क्या इम्पैक्ट डाल, कुछ नहीं डालता, डालता है नहीं ना। वॉच क्या डालती है, वॉच भी नहीं डालती। वॉच में इसलिए आप देखो कभी प्रोडक्ट को ना, किस पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, किस पे वार्निंग लिखी है। वॉच आप खरीदोगे, उस पे इंस्ट्रक्शन लिखा होगा हाउ टू वियर, कहाँ यूज़ करें, कैसे। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पे दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, बताओ। मोबाइल है, मोबाइल पे दोनों है, इंस्ट्रक्शन भी है और वार्निंग भी है, कि आप अगर फायर के पास ले गए बिल्कुल ही अपनी बैटरी को, तो वो ब्लास्ट हो सकती है, चीज़ है। मोबाइल को अपना वहाँ ले गए तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, है तो है। तो ये चीज़ है, आपको एज ए मैन्युफैक्चरर वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है।
सर्विस प्रोवाइडर। ठीक भाई, कितना तेज बोल रहा है, क्या हो गया ऐसे जीवन में। ठीक, पेनल्टी फॉर, ठीक है। एक केस पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में आओ। एक केस दे रख, पढ़ के जरूर जाना लास्ट में। कृष्ण कुमार बजाज वर्सेस पेप्सिको, पढ़ो। माधवी आप पढ़ो। देखो, वो बिल नहीं शो कर पाया, ठीक है, फिर भी कोर्ट ने चीज बोली। क्यों बोली? क्योंकि ये सारे कंज्यूमर का इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप बिल नहीं प्रोवाइड कर पाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपका केस नहीं हो रहा। केस हुआ क्योंकि वो सारे कंज्यूमर को इम्पैक्ट कर रहा था चीजें। ये फर्क है। ठीक है, तभी आप इसमें देखोगे कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए, नीचे पढ़ो। क्लियर है। अब इसका ये मतलब नहीं है केस नहीं हुआ, क्योंकि वो सारे कंज्यूमर को इम्पैक्ट कर रहा था, इसलिए केस हुआ और जजमेंट दी गई है। केस स्टडीज है, पढ़ के चले जाना, इजी इजी है। ये छोटी सी है। अब बताओ, इसमें लास्ट में वो क्वेश्चन पूछ ले क्या जजमेंट, ये जजमेंट दिया तो कोर्ट को क्या जजमेंट दे सकती है, ये पूछ ले। कौन सी काउंसिल होती है जो इसको एड्रेस करती हैं। ठीक है, सेंट्रल की कौन सी काउंसिल है, रिड्रेसल के लिए कौन सी डिस्प्यूट है, वो सीधे ये पूछ सकता है जनरल। क्या हम क्लियर हो रहे हैं? इजी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर हुआ है? आप पूछो क्या डाउट था। डाउट था ना एक आपका? यही तो खेल है कि सबको पता है पर कंप्लेंट एक ही जगह करता है। बेटा दिक्कत क्या है, खामियां सबको पता है पर हर कोई हिम्मत नहीं करता कंप्लेंट करने की। और हिम्मत भी नहीं करने कुछ, यहाँ पे जंग थोड़ी लड़ने में देंगे तुम्हें। तो कंपनी तुम्हें मारने थोड़ी आ जाएगी, कंपनी मारने नहीं आ रही तुम्हें। पर यही है कि लोगों को नॉलेज नहीं है। अब कुछ चीज़ खराब निकल गई, क्या ठीक है नहीं ले लेंगे, कंप्लेंट नहीं करते हम। ये हमारे में होता है, मोबाइल हमारा खराब निकला है, कुछ निकला है, ठीक है यार चला ही लेंगे। अरे कंप्लेंट करो ना जब है, हमें क्योंकि पता नहीं है। और एक और टेंडेंसी होती है, यहाँ पे प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि वो लोग वो छोड़ते हैं, यार छोड़ो यार, इतने प्रोसीजर में दिमाग लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि लोगों के पास टाइम है नहीं। टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी कॉस्ट लगाएंगे, कुछ होगा भी नहीं, केस चलता रहेगा। तो ये भी एक दिक्कत है, इसलिए लोग कंप्लेंट नहीं करते। क्योंकि फर्स्ट कॉपी का भी मेरे ख्याल से एक रीजन हो सकता है कि डिफॉल्ट माल भी होता है। ठीक कर दिया आपने उसको, बेच दिया, कंपनी का तो फायदा हो रहा है ना। उसका डिफेक्टिव माल भी बिक रहा है, कंपनी को क्या दिक्कत है?
कंपनी एक चीज याद रखना, जब वो मैन्युफैक्चर कर रही है ना तो कुछ परसेंट वो मान के चल रही है कितना डिफेक्टिव होगा। कुछ भी कर लो, कोई परफेक्ट है नहीं, मशीन भी नहीं है, कुछ परसेंट डिफेक्टिव होगा। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, या तो स्क्रैप कर दो, ख़त्म कर दो उसे, डिस्पोज ऑफ कर दो, या फर्स्ट कॉपी वहाँ से निकला। डिफेक्टिव की वैल्यू वैसे ही कम है, कुछ उसमें थोड़ा सा अगर जरा सा भी अगर फट भी जाए ना तो डिफेक्टिव माना जाएगा, कंपनी नहीं बेचेगी, चाहे रिबॉक हो या कोई भी हो, तो वो डिफेक्टिव हो गया। अब वो क्या चला जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, डिफेक्टिव का क्या करा जाए, निकालो इन्हें कैसे भी, भी कॉस्ट तो लगी है तुम्हारी, प्रोविजन तुमने बना रखा होगा, बट उस प्रोविजन की जगह तुम अगर रेवेन्यू से जनरेट करो तो दिक्कत क्या? फर्स्ट कॉपी वाले खुद से थोड़ी बन कर आ जाती हैं चीज़ें, आप उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी चुरा सकते हो रिबॉक की, यार किसी की पॉसिबल ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा माल? उसकी शेप की कॉपी कर लोगे, जरा सी चीज़ें कर लोगे, पर उसके जैसा थोड़ी बना दोगे। उन्हें पता है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो पागल थोड़ी बैठे। पर जो, और पता है ये लोग ज़्यादा करते भी क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं ना वो हमारे पास ही आए, आप कितना भी कुछ करो वो वहीं खरीदने जाएंगे। वुडलैंड जिसे खरीदना है वो वुडलैंड के शोरूम पे जाकर जाएगा, जिसे शूज़ का शौक है ब्रांडेड, तो उन्हें टारगेट ही नहीं करना सबको, टारगेट नहीं करना। अब जैसे हम कहते हैं फरारी क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट करती, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें फरारी खरीदनी है तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ ना, हम एडवर्टाइजमेंट क्यों डालें? तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास नहीं जाए। ये फरारी की फिलोसफी कि अगर जो बंदा फरारी खरीद सकता है तो मतलब वो स्टैंडर्ड का होगा, वो ऐसे टीवी या रील्स तो नहीं देख रहा होगा, उनका कहना ये मतलब है, बकवास तो नहीं कर रहा होगा, वो अपने जीवन में कुछ काम कर रहा होगा, और वो कुछ काम कर रहा है तो उसे हमारी वर्थ पता है। देखो एक चीज़ है, आपको अपने प्रोडक्ट या लाइफस्टाइल पता होगी तो कार क्यों जाए तुम्हारे पास? तुम्हें पता होगा तुम्हारे स्टैंडर्ड से क्या सूट करता है, तुम्हारे बजट में क्या आता है, तो तुम ले लेते। सेम, क्या हम क्लियर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, कैसे कैसे डिस्प्यूट होंगे, क्या चीज़ें होंगी? 233 ना, 233 में कौन सा पॉइंट है? अच्छा अच्छा, उसके ऊपर ना, sets a limitation period of 2 years for filing the complaint before the district commission is the complaint fine out still be entertained if sufficient reason for it। ठीक है, इसमें क्या? हम्म हम्म, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो, फिर से पढ़ो, वो किस बारे में लिखा है और वो किस बारे में थी चीजें। उन्होंने, मान लो आपका कोई डिफेक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। 2 साल के बियॉन्ड चले गए, आपकी कंप्लेंट तब भी मानी जाएगी, सुनी जाएगी, अगर कोई प्रॉपर रीज़न हुआ या जेन्युइन रीज़न हुआ डिले का। वो ये कह रहे हैं, जो 45-30 डेज है वो जब है जब ऑर्डर दे दिया, मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हो, तो उसके बाद के 30 दिन के अंदर अंदर आपको स्टेट को अप्लाई करना, स्टेट से सेटिस्फाई नहीं हो फिर उसके 30 दिन के बाद आपको नेशनल पे जाना जाएगा, नेशनल से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसके नेक्स्ट 45 डेज के अंदर अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। ये अलग चीज़ है, ये फर्स्ट टाइम कंप्लेंट का है, आप कंप्लेंट उसमें कंप्लेंट करनी, वो कोर्ट का मैटर है। यहाँ आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर को वो ऑप्शन दे रहे हैं 2 साल तक आप कभी भी वो कर लो कंप्लेंट कंपनी के खिलाफ, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप उसके बियॉन्ड गए तो आपको रीज़न देना पड़ेगा। आपने आज कुछ मैगी खाई, आपकी तबीयत खराब हो, ठीक है, आप कह रहे मैं कंप्लेंट करूँगा, नहीं याद रहा जो उसमें रहे छोड़ दिया ये वो, 2 साल बीत गए, 2 साल के बाद आपको याद आया यार मेरे को पैसे चाहिए,
मेरी तो बहुत ज़िंदगी ख़राब कर दी इसने। ठीक है, 2 साल के बाद याद आया। अब कोर्ट ये पूछेगा तुम 2 साल से कहाँ थे? अभी एकदम क्या हो गया जीवन में जो तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे के लिए तो कर रहे होंगे। ये चीज़ समझ में आया? क्लियर है? क्या? वो आपने दिखाना पड़ेगा, मैंने कंज्यूम किया था, आज ही कंज्यूम किया है, इस वजह से हुआ है। फिर कोर्ट क्या करेगा, जो 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 वो प्रोडक्ट है बेसिकली उसका चेक लैब में टेस्टिंग होगी कि हाँ भाई इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। डिफेक्ट पाया गया तो डेफिनेटली फिर केस होगा। या आपने केस किया तो कंपनी आएगी वहाँ से, नहीं नहीं इन प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, चीज़ें नहीं होती। फिर भी आप कह रहे हो और आपने बोला है कि हाँ इसी से ही हुआ है, फिर कोर्ट क्या करेगा, फिर लैब टेस्ट करवाएगा। मैं मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। फिर वो टेस्ट करवाएगा ना, लैब टेस्ट होगा, तब जाके पता लगेगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल में पता नहीं लगता, बट थ्योरी में 2 घंटे पता लग जाता है। कोई ना, 3 एक्ट हो जाएंगे आज समहाउ। नहीं होंगे तो करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। है तो सही, 1.5 घंटा क्यों है, 1 घंटा ही तो है, 2 बजे तक ही तो होती है। क्या हो गया? ओवर हो जाता है, ओवर हो जाता है। लो में जितना कम पढ़ो पर समझ के पढ़ो, बेनिफिट रहता है। ज़्यादा पढ़ोगे तो जो समझ में आया वो भी नहीं समझ में आया, मिक्सअप हो जाती है असल में चीज़ें ना, जब इंटरलिंक्ड होती है, ये दिक्कत है। और आप तो लोग चल भी तेज़ी से रहे हो। अभी तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरह वो भी नहीं कर रहे कि मैंने आपको बना के दे दिया है, चलो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो करो। दे सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत एक्टिविटीज़ हैं करवाने को इसमें भी। वक्त, वक्त को वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, ये एक दिक्कत है। वी नीड टाइम। पर काफ़ी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट यूनिट हमारी हो गई, 3 एक्ट ये हो जाएंगे। फिर एक आपका वो पड़ेगा इंफॉर्मेशन, सॉरी आईटी एक्ट है, एक और है छोटा उसी के साथ है, वो छोटा चैप्टर है। कंपनीज एक्ट और नेगोशिएबल वो है चीज़। कंपनीज एक्ट अकेले में 60-70 पेज का चैप्टर पूरा, पूरा दिन जा सकता है उसमें। पूरे 4 घंटे जा सकते हैं कंपनीज, तभी मैंने कंपनीज छोड़ रखा है ना, क्योंकि मैं कंपनीज करवाने बैठ जाता ना तो आपका ना तो कंपनीज होता और ये भी छूट जाता, बड़े आराम कि इससे बढ़िया बेटर वो हो जाए, कंपनीज में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकाल लेंगे चीज़ें, मैं मार्क कर लूँगा, वो निकाल के ख़त्म करेंगे कंपनीज को। अगर टाइम मिला क्लासेस हुई तो डिटेल में चले जाएंगे। दिक्कत क्या है? पहला तो ये है ना पेपर क्लियर करना, कुछ नहीं होगा, तो इसके बाद सेशन खत्म। तभी तो बात चल रही है, ऑनलाइन मिल जाए तो बेस्ट हो जाए। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 2 नहीं 4, 4, 4 मीन्स 1 महीना, 8 घंटे, 8 घंटे चले, 8 आवर्स मोटा मोटा।
चीजें हर वक्त नहीं बोल सकते, थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, तो हम तो खुल के ही बातें कर रहे थे पहले को बैठ के। पूछो मत, बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। पोर्टफोलियो ठीक है, ऑप्शन गलत चल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में फंस गया। मतलब फंस क्या गया, आई चूज, टाइमिंग मेरी सही थी, टाइमिंग गलत नहीं थी, मार्केट गलत नहीं कर रही। ये एक चीज हो गई, मतलब टाइमिंग। और असल में मेरे को एग्जिट नहीं पता था। अच्छा खासा अर्न कर लिया था। जैसे मैंने एक बार एक कॉल में 20,000 रुपये कमा लिए थे। मेरे को निकल जाना चाहिए था, मैं रुक गया, महीने की है चलो रुकते हैं, और डेट्स द इशू। वहाँ निकल जाता तो सही रहता काफ़ी। मतलब मैंने एक बार तो 10-15 मिनट की कॉल में भी 10,000 रुपये कमाया, ऐसी बात नहीं। ठीक है, बट वो ये यू शुड नो कि कब निकलना है। और आपको पता होना चाहिए कि इतना मेरे लिए सफिशिएंट है फंड मूव, कि जैसे 10 कमा लिया इसमें से, ठीक है नहीं रहना। पर नहीं नहीं नहीं, रुकने की बात नहीं है। होता क्या है कि कई बार प्रॉफिट 10 की, वो जो कॉल थी, मैंने मेरे साथ ये हुआ है, मैंने जब कॉल छोड़ दी, निकल गया 5-6 हज़ार रुपये कमा के। वो कॉल हो गई जब, जहाँ मेरे को 6,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 6,000 रुपये में निकल गया, वो प्रॉफिट 60,000 का हुआ फिर। ठीक है, तो वो चीज़ होती है वो एंट्री एग्जिट का। और कई बार क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि निकल जाओ जब स्टार्टिंग में है, थोड़ा बहुत दुख होता है। वही तो वो चीज़ है कि 5-10 हज़ार आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इतना प्रॉफिट इससे हो जाए, इस कॉल से निकल जाओ बस। ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हो 500-1,000 रुपये का हो गया, ठीक है, वो वर्थ इट है। अगर आप मार्केट में घूम रहे हो, या तो आप बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के उससे चल रहे हो, तो अगर आपको 1-2 लाख का भी लॉस हो रहा है तो लॉस नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि फिर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए है आपका विश्वास मार्केट में, ठीक है, लॉन्ग टर्म पे है कि हाँ मैं इसमें से निकाल लूंगा वैसे, नहीं वो भी जरूरी नहीं होता। जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 6 महीने पहले जो मैंने स्टॉक खरीदा था ना, जिस प्राइस पे जो भी था, ठीक है, वो स्टॉक का प्राइस वो डबल से भी ऊपर हो गया था। ठीक है, आज वो फिर उसी प्राइस पे है, 6 महीने बाद। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, छः, मैं कह रहा हूँ 5 साल तक अगर आप में टिकने का दम है मार्केट में। बट अगेन अब वो मार्केट वो नहीं रही है कि आप छोड़ दो पोर्टफोलियो अपना। यू हैव टू चेक इट आउट, चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि छोड़ दिया लगाकर, वो स्टॉक भाग ही नहीं रहा है 5 साल से, नहीं भाग सकता भाई, हो सकता है लोगों में इंटरेस्ट ही ना हो उसमें, और तुमने छोड़ रखा है वो पैसा। वो एकदम से तो भागता है, पर वो भागने का पता होना चाहिए। वो एलसीडी इन्वेस्टमेंट का एक है, 10, वो 10-15 साल से मूव ही नहीं करा ना बेटा शेयर। अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए लगा रखा है, 3 लाख रुपए तुम्हारे फंसे हुए हैं, ठीक है, वो ठीक है कि चलो 2.5 लाख हो गया। वो इसलिए भी हुआ क्योंकि उसकी सेबी ने कहा आपकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो निकालो, इसलिए हुआ है, अदरवाइज कोई रीजन ही नहीं था। वो सदियों में एक बार हुआ है एक शेयर, तो कोई ऐसी वो बात नहीं है। जैसे एमआरएफ है, ये शेयर है, ठीक है, ये एक्चुअल में चल रहा है चीजें, तो ये फर्क पड़ता है। बट मार्केट ना वैसा रहा नहीं है, दिक्कत ये है। आप पोर्टफोलियो में स्टिमुलस आ गया, यूएसए के इलेक्शन थे, हमारे उनसे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हमारा पता है इम्पैक्ट किससे पड़ा है? अर्निंग से। इस बार इस बार जो सेक्टर क्वार्टर की अर्निंग आई है ना, वो खराब आई है, सबकी बेकार है, ये सबसे बड़ा रोना है। और दिक्कत क्या होगी, तुमने इस क्वार्टर में पैसे लॉस किए, तुम डर गए, तुम पैसे नहीं लगाओगे, अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे। रीजन, इस बार रीजन ये भी था क्योंकि शादियां कम थी समर में, शादियां कम थी समर में, कंजप्शन कम हुई है,
इस बार कंजम्पशन कम हुई है। आप कोई सा भी डेटा उठा के देख लो, कंजम्पशन कंपनी का कंजम्पशन कम हुई है। कह तो रहा हूँ, एशियन पेंट इसलिए भी हुआ है क्योंकि आदित्य बिरला का ग्रासिम बिरला प्लस उसमें आ गया था मार्केट में। पेंट में उन्होंने एंट्री मारी है, नहीं तो एशियन पेंट के अलावा बर्जर पेंट था बस। कंपटीशन आएगा तो वहाँ पे भी तो गिरे, ये भी तो चीज़ है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना सही है। ट्रेडिंग में अभी ऑप्शन वो छोड़ूंगा, बेकार है ऑप्शन, बेकार है ऑप्शन। मतलब मैंने टेक्निक दूसरी यूज़ करी थी पर वो बेकार है। इससे बढ़िया आप पैसे जोड़ के रखो, जैसे ही मार्केट नीचे जाए पैसा डाल दो, 2-3 महीने में डबल हो जाता है पैसा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, मार्केट कभी वन साइडेड नहीं चलेगी। अभी कब जा सकता है, मे बी दिसंबर में। असल में वेट हो रहा है उसका। मार्केट को एक पुश चाहिए, अभी कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है। ट्रिगर पॉइंट अभी क्या हो सकता है, जो इलेक्शन चल रहे हैं झारखंड और इसके महाराष्ट्र के, बहाना चाहिए होता है देखो मार्केट को भागने का, कि हम तो भाग गए। अब गिरने का बहाना चाहिए था, वो अर्निंग पे गिर गई। ये कभी कभी वैसे गिर जाती, अब बहाना चाहिए उठने का। अब पता लग रहा है कि बीजेपी आएगी। देखो, एक पार्टी अगर रेगुलर चलती रहती है तो सर्टेनिटी बनती है उससे, ठीक है। तो जब सर्टेनिटी बन जाएगी तो गवर्नमेंट सेक्टर फिर दोबारा भागना शुरू हो जाएंगे सारे, कि हाँ यार बजट में पॉलिसीज आएंगी, चीज़ें आएंगी, विश्वास बन रहा है, मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। हो सकता है दिसंबर में अच्छा वापस अपने उस पर आ जाए, हाई पे। मार्केट है वो, तो एक दिन में 500-600 पॉइंट की रैली करेगा, काम ही खत्म हो जाएगी चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी एक ही दिन में 1200-1500 पॉइंट की रैली कर दे सकता है, कर दी, हो गया काम। एक हफ्ते में पूरी मार्केट पलट सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, चांस लेने वाली बात होती है। चलो हम भी चांस लेते हैं, बोर हो गई वो अब, चलो, है ना, बोर हो गए। समझ आने की नहीं है वो, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। चलो भाई चलो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, फिर बाद में ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 2-3 एक्ट खत्म हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। मेरी कोशिश यही है कि संडे को एक, देखो मुश्किल है कि एक छूट जाएगा, कुछ ना कुछ तो छूटेगा। अगर ऑनलाइन मिल गई तो कवर अप कर लेंगे सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेंगे। चलो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ो, क्या होता है इसमें ना, सेल्स ऑफ 90 डेफिनेशन से पढ़ो। यस, सेक्शन 4(1). लो नहीं बनाना तुम्हें यहाँ पे बैठ कर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेलर ट्रांसफर करता है और एग्रीज हो जाता है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टीज इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। हर एक चीज मेंशन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, जहाँ पे एक सेलर होता है जो कि ट्रांसफर करता है और एग्री हो जाता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स, किसको, बायर को, किस लिए, प्राइस के लिए। हर एक चीज मेंशन है। अब एक एक चीज नीचे मेंशन है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स रेफर मींस एक लीगल एग्रीमेंट होना दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज कौन सी है, सेलर और बायर। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या है, एक सेलर है एक बायर है, एक कुछ एग्री कर रहा है कि मैं आपको बेच दूंगा, दूसरा कह रहा है ठीक है मैं खरीद लूंगा और इस प्राइस पे। सिंपल वो ये कहना चाहता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो। एक चीज याद रखना,
सेल जब तक नहीं मानी जाती जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। मनीष मेरे को जब तक अपना मोबाइल नहीं देगा, ठीक है, चीज़ें नहीं करेगा और मैं इसको पैसे जब तक नहीं दूंगा, सेल नहीं। सेल होनी चाहिए जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए। उसका फ़ोन मेरे पास आ गया, या कार है, कार में मनीष ने मेरे को पेपर पे लिख के दे दिया है कि ये चीज़ें ये लो सर, ये कार आपकी। पेपर मेरे नाम कर दिए, कार मेरे नाम कर दी। अब मैं कार कब उठा रहा हूँ कब नहीं, डजेंट मैटर, बट कार ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। ओनरशिप ट्रांसफ़र होते के साथ ही सेल हो गई, ठीक है। फिर प्राइस होंगी, चीज़ें होंगी, बट मेन उसका होता है सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होना। क्या हम क्लियर हो रहे हैं? ओनरशिप ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ठीक है आप पैसा दे दीजिए, कार ले जाइए, मैं कार ले गया तो सेल नहीं मानी जाएगी। प्रोडक्ट आ गया है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपने प्रोडक्ट तो ले लिया बट आपके नाम नहीं हुई, डजंट मीन कि वो सही है। सेल जब ही होगी जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, चाहे प्रोडक्ट ना हो आपके पास। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ओनरशिप आ गई है तो प्रोडक्ट कभी मर्जी उठा लो, दिक्कत क्या है? इसमें भी सेम फिर डिफाइन दी गई है, गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, टेंजिबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑन इंक्लूडिंग आइटम्स, मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, कमोडिटीज, ये सारे मूवेबल्स को ही लिया गया है, ठीक है। ठीक है, फिर प्राइस आ गया। प्राइस क्या है, की एलिमेंट, उसकी कंसिडरेशन क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज। अच्छा, असेंशियल्स पे आ जाओ। असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बताओ क्या क्या होगा? देख के नहीं बताना ना, ये तो खेल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के असेंशियल्स क्या होंगे, कंपलसरी चीजें, ठीक है, बहुत इजी इजी है, और क्या होगा? नाइस, नाइस, नाइस। ये कैसा क्वेश्चन है? क्या मैच चल रहा है? क्या मैच चल रहा है? ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? उससे भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट, बेसिक। क्या क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या? और बताओ, और जल्दी बताओ, बेसिक क्या होना चाहिए? हाँ, बेसिक ये है कि गुड होना चाहिए सबसे, गुड्स। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रोडक्ट होना चाहिए। हाँ, तेज तो बोलो, पता तो हो। ओनरशिप होना चाहिए, टू पार्टीज होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई गुड्स होने चाहिए भाई, ऐसे मत करो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नॉट अ सेल, ठीक है। इसने बोल दिया जो मैंने कहा था कि आपने कार उठा के ले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी कार होगी जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। गुड्स होंगे, प्राइस होंगे। अच्छा, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंट होगा? नहीं, बेसिकली सेल क्या है, इमडेट हो गया, प्रोडक्ट गया वहां से क्या चाहिए, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, हमने एग्रीमेंट किया है कि हम फ्यूचर में ये चीज करेंगे, हुई है, वो होगा नहीं होगा, डेट्स अ डिफरेंट, वो एग्रीमेंट। क्लियर हो रहा है? टाइप्स ऑफ गुड्स में आ जाओ।
जल्दी जल्दी एक एक करके खत्म करो। हाँ, यही पढ़ो बस, सिंपल पॉइंट्स पढ़ो, डिस्कस करते चलेंगे। एग्जिस्टिंग गुड कौन से होंगे? जो अभी है, जैसे बुक है, मोबाइल है, ये एग्जिस्टिंग गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होंगे? पर्टिकुलर गुड्स। ठीक है, ये रिबॉक का शूज है, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक। अनसर्टेन गुड्स क्या होंगे? ओनली शूज। आपने कहा, शुभ ने कहा मेरे को शूज खरीदने, यहाँ पे शूज ही शूज पड़े हैं, आप आए कि सर मेरे को शूज खरीदने, दैट्स अनसर्टेन। कौन से शूज खरीदने? आपने बोला रिबॉक के शूज खरीदने, दैट्स स्पेसिफिक। शूज मैं कोई से भी दे सकता हूँ फिर आपको, अगर आप अनसर्टेन। फ्यूचर गुड्स, बिल्डिंग। बिल्डिंग फ्यूचर गुड्स है ना, आगे जाके बनेगी। फ्यूचर, कुछ भी बने, एरोप्लेन बने, फ्यूचर है। ठीक है, कंटीजेंट पढ़ो। अब इस पे आ जाओ। ये फ्यूचर गुड्स की तरह ही होते हैं, बट इसमें कंडीशन होती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं परचेज करूँ, अदरवाइज नहीं परचेज करूँ। मैंने कहा फ्लैट बने, अगर ये फ्लैट ऐसा बना, इस तरीके से बना और सेम उसका हुआ, तो मैं डेफिनेटली परचेज कर लूँ, दैट्स अ कंटीजेंट। मैंने कहा कि फ्यूचर में आप मेरे को ये इस बिल्डिंग में फ्लैट बना के दे दो, मैं परचेज कर लूँगा, दैट्स अ फ्यूचर गुड्स। मैंने कंडीशन मेंशन नहीं करी। अगर आपने कंडीशन मेंशन कर दिया तो वो कंटीजेंट हो। क्या हम क्लियर है? अगर आपने कंडीशन मेंशन कर दी वो कंटीजेंट है, कंडीशन नहीं मेंशन करी तो फ्यूचर गुड्स है। कौन सी कंडीशन का चक्कर नहीं है, कुछ भी लगाओ जो तुम्हारा मन करे, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मन करो। पेरिशिंग गुड्स, ठीक है, इसका फॉर्म प्राइस। चलो एक बार ये पढ़ लेते हैं। द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, प्राइस कैसे कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हो सकता है? जल्दी बताओ। दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड कर ले, नहीं तो मार्केट पे हो जाए, या लीगल एडवाइजर्स और चीजें आ जाए, कोई भी आ जाए वो एडवाइस कर। प्राइस कैसे पता लगेगा? आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि इतना होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत। आपने कहा मार्केट में इतना बिक रहा है, ठीक है, मार्केट के बेसिस पे रख लेते। दोनों चीजें हो गई, यही है अर्नेस्ट मनी। चीज थी एक ना, ये इसका डिफरेंस जरूर लिख लो। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल पूरा दे रखा है, ये अच्छे से याद करके जाना। हाँ, ये टॉपिक, सेल वर्सेस कंडीशन एंड वारंटी, नेक्स्ट टॉपिक है। ये भी लिख लो, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। दो बात तो पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ना, बताने दो कंडीशन और वारंटी होती क्या है, तभी तो पता लगेगा। अच्छा, कंडीशन और वारंटी क्या होता है वैसे? एनी आइडिया? ये वो वाली कंडीशन नहीं, ये दूसरी वाली कंडीशन। वारंटी क्या होती है? जल्दी बताओ।
देखो कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैं आया हूँ तुम्हारे साथ एग्रीमेंट में, एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है आपको। फॉर एग्जांपल आपको थर्मस बनानी है, मैंने ऑर्डर दिया आपको थर्मस का। थर्मस की असेंशियल कंडीशन क्या होगी कि ये तो होना ही चाहिए। असेंशियल कंडीशन क्या होगी थर्मस की? आप कंपनी हो, मैं आपके पास ऑर्डर लेकर आया हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं हम, सेल ऑफ गुड्स में आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। मैं कह रहा हूँ थर्मस की असेंशियल कंडीशन क्या है? गर्म रखे, बिल्कुल ही टेम्परेचर अंग्रेज हो, ठीक है, गर्म रखें, ये असेंशियल कंडीशन है। तो जब भी कंडीशन मींस वो गुड्स आपकी असेंशियल कंडीशन, असेंशियल एलिमेंट उस वो फुलफिल होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट उस गुड का। फॉर एग्जांपल मैंने थर्मस बोला, थर्मस की असेंशियल क्या है? गर्म रखें, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन रखें। टेम्परेचर क्या मेंटेन रखें? मैं अगर ठंडी रखूँगा, ठंडी रखे तो फायदा क्या है, ठीक है, गर्म रखें बेसिकली, ये असेंशियल कंडीशन, ये असेंशियल एलिमेंट। तो कंडीशन का क्या मतलब होता है सेल ऑफ गुड एक्ट में? कंडीशन मींस असेंशियल एलिमेंट ऑफ दैट गुड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, वो शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो ब्रीच होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपसे थर्मस लेने आया हूँ, अगर आपके, मैंने कहा 1000 थर्मस चाहिए मेरे को, तो अगर आपकी थर्मस बेसिकली कर ही नहीं पाती है, गर्म ही नहीं कर पाती है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, उस केस में ब्रीच हो जाएगा। अब आता है वारंटी। वारंटी क्या होता है? कोलेटरल टू योर असेंशियल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपकी थर्मस का जो ढक्कन है ना, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो लाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे को टाइट वाला चाहिए जिससे टाइट हो, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो थोड़ा ढीला भी हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? या दोनों में से कौन सी चीज पे कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली खत्म हो जाएगा? थर्मस गर्म ही नहीं कर पा रही और उसमें वो थोड़ा सा ढीला है, ढीला है, वो वारंटी दे रहा है कि 2 महीने की है, कोई भी दिक्कत आई आप चेंज करा सकते हो। अब बताओ, देखो कंडीशन में खत्म हो सकता है, वारंटी में जो नहीं है खत्म, चॉइस वो आपकी है, क्योंकि वो उसके कोलेट्रल है। ढक्कन खराब हुआ है, उसने बोल रखा है कि 2 साल की, आप कभी भी देखोगे वो बोलते हैं कि 2 साल की हम वारंटी दे रहे हैं, कोई आपकी दिक्कत होगी हम चेंज कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। असेंशियल एलिमेंट ही वो नहीं दे पा रहा है तो आप प्रोडक्ट ही नहीं लेते। एसी है, एसी आपने लिया, वो कूल ही नहीं कर पाएगा, तो खत्म है। आप चाहे उसे दोबारा मतलब कंपनी को वापस दे सकते हो, कूल ही नहीं कर पा रहा है। कंपनी आपको किस चीज़ की वारंटी देती है? कंप्रेसर की, जो पीछे होता है उसकी चीज़, रो मटेरियल्स की चीज़। अगर उनकी भी वो वारंटी नहीं देगी, वो कोलेट्रल है। कोलेट्रल कैसे है? वो किससे जुड़े हुए हैं? कूल एयर से। कूल एयर जब भी आएगी, कंप्रेसर और ये सारी चीज़ें जुड़ी। बट अगर पहले ही आपका कूल एयर नहीं दे पा रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे थर्मस में है, थर्मस गर्म नहीं कर पा रही तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म है। टूटा हुआ है ऊपर का आपका, अगर उसका ओपनर चीज़ें हैं तो ठीक है, चल सकता है, वारंटी सामने वाले ने दे रखी है, या थोड़ा सा चल जाएगा, हम चला सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन है कि आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बट वो कोलेट्रल है। कंडीशन ब्रीच होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, वारंटी ब्रीच होती है तो जो ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये चीज़ ध्यान रखें। गारंटी और सॉरी, वारंटी और कंडीशन में मेजर डिफरेंस यही है, वो एसेंशियल है, वो कोलेट्रल। क्लियर हो रहा है? ठीक, कोयल की अगर वारंटी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, तभी के तभी, वो भी एक लिमिट है। एक चीज ध्यान रखना, हम हर किसी में एक चीज पढ़ के चल रहे हैं कि कंप्लेंट की एक लिमिट है, एक टाइम पीरियड दे रखा है। अगर आप उसमें, ये थोड़ी है कि 6 महीने, आप 1 साल तक रखे रखे और फिर आप कह रहे हो जी कि ये तो हीट ही नहीं दे रहा, भाई तुमने ही कुछ खराब करा होगा फिर तो। जब हीट नहीं दे रहा आपको वहां चेक करना चाहिए ना। कंपनी आपको कभी नहीं मना कर सकती कि चेक करके ना दे, नेवर। आप एसी इंस्टॉल करवाते हो, जो इंस्टॉल करने वाला होता है वो कूलिंग चेक करके जाता है भाई।
हाँ, कोयल, कोयल उसके लिए ऐसे है, वो है ना, कोलेट्रल है आपकी उससे, कंडीशन से, तो वो वारंटी उन चीज़ों की देते हैं, रॉ मटेरियल। कोयल की थी वारंटी या नहीं? हाँ, कंडीशन एलिमेंट कोयल नहीं है, कंडीशन एलिमेंट हीटिंग, हीट देना, हीट दे रहा था या नहीं दे रहा था? मैं कह रहा हूँ हीट दे रहा था नहीं दे रहा था जब पहले? अरे मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में जब लिया था वो हीटिंग कर रहा था नहीं कर रहा था? कितने टाइम तक यूज़ किया? तो कितने साल की वारंटी थी या नहीं थी कोयल पे? बॉडी में क्या इंक्लूड था पूछना चाहिए, ये चेक जब लेते टाइम पूछना चाहिए। वो कंपनी ने, भाई कंपनी नहीं दे रही, कंपनी नहीं देगी वारंटी, उसकी मर्जी है, वो किसी भी प्रोडक्ट पे दे सकती है, एसी वाले कंप्रेसर पे देते हैं, ना दे वो तुम्हारे ऊपर है, मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंग चलेगी, उसने कॉइल की दी है, तुम कह रहे हो ना कि ये एसेंशियल कंडीशन है, ये तो तुम्हें फुलफिल करना चाहिए, भाई वो कंपनी की पॉलिसी है अपनी, वो नहीं वो अपनाना चाहती पॉलिसी, तुम उसका प्रोडक्ट मत लो, वो ये थोड़ी कह रही है मेरा प्रोडक्ट लो। और अगर वो उस सीजन नहीं चलता, चीजें नहीं होती, तब आप डेफिनेटली जा सकते हो उसके बाद, तभी के वो भी पता है कब तक होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे ही आपका प्रोडक्ट बाहर निकला शॉप से, चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे कार का कहते हैं ना, कार जैसे शोरूम से बाहर निकलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कुछ भी करोगे इसके साथ, कुछ भी हो सकता है। तो कार में भी चीजें की आपकी ये थोड़ी है तुम उड़ा के ले आओगे और कह दोगे कि भैया नई कार दे दो, वो नहीं होता, वो चीजें नहीं होती, तभी के तभी आपको कोई गलती लग रही है तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट चेंज करके मिल जाएगा। वारंटी वो दे रहे हैं बॉडी की, तुम्हें लेनी है लो, नहीं लेनी वो तो कह ही नहीं रहे हमारा प्रोडक्ट लो। तभी तो कहते हैं कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि जब वो प्रोडक्ट लेने जा रहा है, सारी चीज़ें, वारंटी गारंटी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए है। कह तो रहा है कि एक सीज़न चला है, चलो डिफरेंस पढ़ो, डिफरेंस दे रखा है जो। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना। ठीक है, देखो वो ये कह रहा है कि मीनिंग यही है, रिक्वायरमेंट और इवेंट दैट शुड बी परफॉर्म बिफोर कंप्लीटेशन, मतलब मेरे को बेचने से पहले मेरा कूलर या जो मेरा हीटर है वो हीटिंग प्रोवाइड करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है तो दिक्कत है, तब आप सामने वाला मना कर सकते हैं। वारंटी में वो क्या कहता है, एश्योरेंस गिवन स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट, अब स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट में वो उसकी मर्जी है वो किस चीज़ की वारंटी पर, आप नहीं कह सकते कि भैया मेरे को इसकी दो, वो कह रहा नहीं दे रहा मैं, तो मतलब फिर प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है, जो कंपनी दे रही है उससे लो, कोई दिक्कत होगी। अगर आप देखोगे तो कार जब खरीदने जाते हो, हर एक कार वाला अलग अलग चीज़ें दे रहा है, चलो 2 साल की हो गई, ये 3 साल की है, 1 लाख किलोमीटर के बाद आप टायर चेंज करवा सकते हो उसकी, 1 लाख किलोमीटर तक टायर की वारंटी हमारी है। कुछ कंपनी 5 साल तक दे रही है, कुछ कंपनी 2 लाख पे दे रही है, सबकी अलग अलग, सबकी चॉइस है। बट कंडीशन क्या है? अच्छा, अब आया कार में कंडीशन बता दो, कार में कंडीशन जो सबके लिए सेम, इंजन वर्किंग ठीक है, चलेगी कार उसी से ही। कंडीशन क्या है? सेफ्टी, हर एक उसमें, हर एक कार जो सेफ्टी मींस, आप कार क्यों ले रहा है बंदा, स्कूटी से भी जा सकता है ना, स्कूटी से चले,
कार टू व्हीलर के मुकाबले तो सेफ है। कंडीशन इंजन भी आ सकती है कि चली होनी चाहिए, ठीक है। हर एक कंपनी जो चीज़ प्रोवाइड करती है वो सेफ्टी तो होती है। जो अब एक कंपलसरी किया गया है एयर बैग्स, पहले नहीं थे, वो आप हिला नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। आप वारंटी चेंज कर दो कितनी मर्जी, टायर्स की कर लो, सीट्स की कर लो, इंजन की अलग अलग होती है, सब हर एक कंपनी की अलग है। सेफ्टी में आप वो नहीं कर सकते, प्ले नहीं कर सकते कि ठीक है। अब जैसे कंपलसरी हो गया है कि फर्स्ट टू जो ड्राइवर और ड्राइवर के साथ वाले एयर बैग्स होंगे, कंपलसरी, वो आप नहीं चेंज कर पाओगे। वो कंडीशन है कि उसके बिना काम ही नहीं चलना। आपकी कार बनेगी अब उस हिसाब से। चार लेने हैं तो वो आपके ऊपर। देखो अब यहाँ पे चेंज हो गया, चार लेने हैं दैट्स योर चॉइस, दो तो हम दे ही रहे हैं। यहाँ फर्क क्लियर हो रही है चीज़ें। डिफाइंड हो गया, व्हाट इज इट। हाँ ये पढ़ो, व्हाट इज इट। ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। हाँ ऑब्जेक्टिव है, उसने क्या है, वो सब्सिडरी है, वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है डायरेक्टली। रिजल्ट ऑफ ब्रीच क्या है, उसमें क्या है, वहाँ पे बस क्लेम मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। आगे बढ़ो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। तभी तो तुम तभी तो तुम्हें समझाया कि ये टेबल पढ़ के क्विकली तुम्हें याद हो जाए। और एक चीज़ याद रखना, पॉइंट्स अगर आप कहीं पे भी हो टेबल से याद कर लोगे तो आपका टॉपिक कवर है। अगर मैं इसमें से पूछ लूँ कंडीशन के बारे में लिखो, कंडीशन के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, दिक्कत क्या है। पूरा का पूरा पॉइंट्स, पॉइंट्स की हेडिंग डाली, उसके अंदर लिखते चले गए, बन गए 7-8 पॉइंट, क्या करना है। और एक चीज़ याद रखना, जब भी तुमसे डायरेक्ट टॉपिक पूछा जाए ना, कभी टेबल फॉर्म में मत लिखना, अनलेस और अनटिल जब तक वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा। जब वो डिफरेंस पूछे गो फॉर द टेबल, जब वो डिफरेंस नहीं पूछ रहा है ना, गो फॉर द सिंपल पॉइंट्स वाले आंसर, क्योंकि आप ज़्यादा लिख पाते हो उसमें, कुछ भी लिख दोगे तुम तो, ठीक है। तुम भर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कंडीशन, यहाँ 6 पॉइंट दिख रहे हैं, तुम 16 पॉइंट लिखे आओगे, इतना मेरे को पता है। पर अगर यही टेबल में आ जाता है तो तुम फंस जाते हो, क्योंकि होता तो सेम ही है। 16 पॉइंट में से 8 पॉइंट तो सेम ही लिखे हैं तुमने, दो रिपीट ही तो करते हो। जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, रिसोर्सेज आर एफिशिएंट, ओ रिसोर्सेज आर इको फ्रेंडली, रिसोर्सेज रिड्यूस पोल्यूशन, रिसोर्सेज लीड्स टू द वेस्ट, रिड्यूस द वेस्ट मैनेज, है ना। मैं कह ही रहा हूँ चीज़ें, यही तो चीज़ें। चलो यहाँ तक रखें आज, यहाँ तक रखते हैं, हम खत्म कर लेंगे बाकी एक दो टॉपिक जो रहता। बहुत हो गया यहाँ तो। गाइस गाइस, समझ में आया, क्लियर हो रहा है। ठीक, पूछने क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। कोई नहीं, हाँ वो हो गई थी, मैंने ही मैम को बोल कराया।